नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे, विशाल चर्चा करेंगे। आज हम जो करेंगे भारत की विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो भारत है, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे किसी भी देश की बात करें, सभी चीजों को निर्धारण करने के लिए, हर देश की विदेश नीति को निर्धारण करने के लिए कोई न कोई तत्व जरूर प्रभावित करते हैं या निर्धारण करते हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति करती है, वहां के आर्थिक तत्व करते हैं, वहां के हम कह सकते हैं विचारधाराएं करती है। इसी तरह भारत की भी विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की नीति को प्रभावित करने वाले तत्व, या कह सकते हैं भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व। हम कह सकते हैं भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व, हम उनकी बात करने वाले हैं। कौन कौन से तत्व हैं जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को निर्धारण करते हैं? तो हम कह सकते हैं उसमें पहला चीज है भौगोलिक स्थिति, कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरीके की है। हर देश की भौगोलिक स्थिति उसकी फॉरेन पॉलिसी को 100% हम कह सकते हैं क्या करती है, प्रभावित करती है। और उसका कारण भी है क्योंकि हम भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ही हमारी सेनाओं को तैयार करते हैं, हम हमारी पॉलिसीज बनाते हैं, हमारी सेनाओं को बॉर्डर पर रखते हैं। अब वो हमारी बॉर्डर किस तरह जुड़ी हुई है, समुद्र मार्ग से जुड़ी हुई है या स्थलीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है, सब कुछ हमारी भौगोलिक स्थिति के अंदर आता है। तो भारत की बात करें, चाहे किसी भी देश की बात करें, उसकी जो प्रादेशिक सुरक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और हम भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत की देखिए, अगर हम भारत की बात करें यहाँ पर, तो भारत का जो 3 तरफा हिस्सा है, अगर हम बात करते हैं ये वाले हिस्से की, पूर्व हिस्से की हम बात करते हैं, पूर्व हिस्से की बात करें, चाहे हम पश्चिमी हिस्से की बात करें, चाहे हम कह सकते हैं दक्षिणी हिस्से की बात करें, ये तीनों हिस्से एक तरीके से हम कहते हैं कि किससे हैं, ये समुद्र से घिरे हुए हैं। तो भारत 3 ओर से तो किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। ये तीनों हिस्से समुद्र से घिरे हुए हैं, समुद्र। हाँ, ये 3 हिस्से किससे घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए। अब की है, जैसे पूर्वी बात करते हैं, पूरब की ओर बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी है, यहां पर बंगाल की खाड़ी। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, तो दक्षिण में क्या है, हम देखते हैं हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं इधर, तो हमारा अरब सागर है, यहां पर अरब सागर। अब देखिए तीनों तरफ हम किससे घिरे हुए हैं, जल से घिरे हुए हैं। अब हमारा ये क्षेत्र व्यवस्था है, ये देखिए पूरब इस तरह होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये इस तरह की दिशाओं का निर्धारण होता है। हम अगर दिशाओं के निर्धारण की बात करें तो इस तरह से होता है ना। तो पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। अब उत्तर में क्या है हमारा, उत्तर में है हमारा हिमालय। उत्तर में क्या है हमारा, हिमालय है। तो हम कह सकते हैं ये तो स्थलीय मार्ग से जुड़ा हुआ है। इधर तीनों क्षेत्रों पर हमारे क्या है, महासागर है। तो भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और ऊपरी क्षेत्र में हिमालय, इस तरह हम कहते हैं। तो भारत से अब किन किन देशों की सीमाएं लगती है,
पाकिस्तान की लगती है। अगर हम बात करते हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत से किन किन क्षेत्रों की सीमाएं लगती है? पाकिस्तान की लगती है, अफगानिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बर्मा है, श्रीलंका है इधर। तो इन सभी चीजों को देख करके भारत अपनी फॉरेन जो पॉलिसी है, अपनी विदेश नीति है, उसका निर्धारण करता है। तो ये तो समुद्री क्षेत्र पे, तो यहाँ पर उनको जल सेनाएं लगानी पड़ेगी, उनको मजबूत करना पड़ेगा इस क्षेत्र की तरफ, है ना। तो हम भारत की इस तरह अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पाकिस्तान है पड़ोस में हमारे, हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान हो गया, यहां पाक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, है ना। और हम बात करें बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। तो इन सब क्षेत्रों में हमारे जो पास के देश हैं, नेपाल की बात कर ले हम, यहां पर नेपाल हो गया, तो ये यहां श्रीलंका है। तो ये सब कितनी दूरी पर है, किस तरह जुड़े हुए हैं, हमारी प्रादेशिक जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से हमें उनके साथ किस तरह हमें सेनाओं को बॉर्डर पे रखना है। कोई किस तरह का विवाद हो तो उसके आधार पर हमें कभी विवाद हो तो हमारी सेना क्या तैयार है वहां के क्षेत्र के लिए। तो ये सब कुछ भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में हमारा हिमालय है जो भारत का एक मुकुट की तरह रक्षा करता है। भारत के जो पड़ोसी है उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश इस तरह है। और जो हमारी समुद्री सीमा है, अगर हम समुद्री सीमा की बात करते हैं तो जो हमारी समुद्री सीमा है वो है 6083। कितनी है? 6083। और अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200। 15,200 कौन सी है? स्थलीय सीमा है। जो हमारे ये तो 6,200 ये तो समुद्री सीमा है और 15,200 स्थलीय सीमा है। तो हम वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को तैयार करता है। ये भारत का विदेश नीति को निर्धारण करने वाला एक तत्व है। दूसरे अगर हम तत्व की बात करें भौगोलिक स्थिति के बाद और कौन सा ऐसा तत्व है तो हम आर्थिक तत्व की बात कर सकते हैं। पहला, दूसरा आर्थिक तत्व। अब आर्थिक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ, हम जानते हैं भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत की बड़ी शोचनीय स्थिति थी, हमारे पास धन और पूंजी का अभाव था। तो इसके लिए जनशक्ति हमारे पास खूब थी, जनसंख्या खूब थी, हमारे पास प्राकृतिक साधन भी मौजूद थे, लेकिन धन और पूंजी के बिना वो कोई मतलब के नहीं। बिना धन और पूंजी के हम प्राकृतिक साधनों के खनन नहीं कर सकते, बड़ी समस्याएं आती है उनके लिए। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। तो तकनीकी और पूंजी की कमी के कारण हमारा जो आर्थिक तत्व है, हम कह सकते हैं आर्थिक तत्वों के कारण हमारी जो स्थिति है उस समय की ऐसी नहीं थी कि हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते, साम्यवादी गुट में या पूंजीवादी गुट में। तो हमारा जो आर्थिक तत्व है इसने एक निर्धारक तत्व के रूप में भारत की विदेश नीति को इसने प्रभावित किया है। उस समय हमें डिपेंड रहना पड़ा अमेरिका और रूस से। दोनों के साथ हमें संबंध स्थापित करने जरूरी थे। रूस से हमें आर्थिक सहायता मिल रही थी। तो हमने एक इस तरह की नीति निर्धारण की, विदेश नीति, कि हम दोनों से ही, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सके और हमारे जो जनशक्ति है और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। कब? जब हमारे रूस और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होंगे। तो आर्थिक तत्व में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी देश की विदेश नीति के साथ। और हम कह सकते हैं भारत के लिए भी ये बिल्कुल सही है कि भारत में तकनीकी और पूंजी का अभाव था, लेकिन जनशक्ति, प्राकृतिक साधनों का कोई अभाव नहीं है। तो इसके लिए आर्थिक तत्व के कारण हम
थोड़े पिछड़ गए वहां पर, और उनके लिए हमें अमेरिका और रूस पर डिपेंड होना पड़ा। और उस डिपेंडेंस के लिए हम उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य हो गया, कि अगर हम रूस के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे तो हम हमारा विकास कर सकते हैं। तो एक आर्थिक तत्व हम कह सकते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा तीसरी अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रहित। राष्ट्रहित सर्वोपरि, अपने देश का हित सर्वोपरि होता है। जिस भी सिचुएशन के आधार पर हम हमारा हित कर सके, हर देश की फॉरेन पॉलिसी को यह राष्ट्रहित ऐसा तत्व है जो 101% क्या करता है, प्रभावित करता है, एक निर्धारित भूमिका निभाता है जो राष्ट्रहित है। हम प्रत्येक देश यही चाहता है कि उसका जिस चीज के अंदर हित है वो इस तरह की पॉलिसी लागू करे, वो इस तरह की विदेश नीति अपनाए, इस तरह की वो कूटनीति अपनाए, इस तरह के राजनयिक संबंध स्थापित करे विदेशों में। तो यही एक बड़ा तत्व हमारे सामने आया राष्ट्रहित, और इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने उस समय ये देखा कि हमारा राष्ट्रहित किसमें है। हमारा राष्ट्रहित है दोनों, जो भी विश्व है उस समय एक शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, एक शीत युद्ध का सा माहौल हो रहा था। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हमें किसी भी उसमें शामिल नहीं होना है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, ना हमें पूंजीवादी गुट में शामिल होना है, ना साम्यवादी गुट में शामिल होना है। यही हमारा राष्ट्रहित है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी मजबूत नहीं है। हमें दोनों से ही फायदा उठाना है, हमें दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, और यही नहीं हमें हमारे पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करने हैं जिससे हम विकास कर सकें। तो राष्ट्रहित एक बहुत कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर पाया जाता है सभी देशों की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो एक राष्ट्रहित भी हम कह सकते हैं भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों में है, या प्रभावित करने वाले तत्व भी पूछे जा सकते हैं, वो एक ही बात है। इसके अलावा चौथी बात है सैद्धांतिक मतभेद। सैद्धांतिक मतभेद या हम कह सकते हैं विचारधारा। देखिए, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि भारत है वो कोई धर्म विरोधी नहीं है, तो हम साम्यवाद की ओर नहीं जा सकते क्योंकि हम धर्म विरोधी नहीं है। भारत है वो उपनिवेशवाद को बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, उसका समर्थक नहीं है, तो हम पूंजीवादी देशों की तरफ भी नहीं जा सकते। हम आर्थिक शोषण के विरुद्ध हैं, हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। हमारे ये सैद्धांतिक मतभेद है इन विचारधाराओं से, क्योंकि जो साम्राज्यवाद और जो दूसरे देशों को कुचलने की नीति रखता है, उपनिवेशवाद की नीति रखता है, जिसके कारण हमें भी दंश झेलना पड़ा उपनिवेशवाद का, तो हम भारत उसकी बिल्कुल विचारधारा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और हम धर्म विरोधी नहीं है, तो हम साम्यवादी नीति की तरफ भी नहीं जा सकते। और हमें विकास करना है तो हम पूर्णतः ये भी नहीं कर सकते कि सभी चीजें साम्यवाद की ओर चले जाए। हम निजी क्षेत्र में भी थोड़ी सी उदारवाद हमें होना पड़ेगा। तो एक सैद्धांतिक मतभेद थे विश्व में उस समय। उन सैद्धांतिक मतभेदों के आधार पर हमने हमारी पॉलिसी को डिसाइड किया। वो एक निर्धारक तत्व के रूप में हमारे सामने आया कि हम उसके आधार पर, मतभेदों के आधार पर, इन विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए हम दोनों इन चीजों से अलग होते हुए अपनी नवीन विचारधारा, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, लोकतंत्र की ओर बढ़ना, इन सभी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े। तो एक निर्धारक तत्व के रूप में आए सैद्धांतिक मतभेद या विचारधारा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम कह सकते हैं आधुनिक युद्ध की भयंकरता। हम कह सकते हैं कि अगर वर्तमान में हमने 2 युद्ध देखे उस समय, आधुनिक युद्ध की भयंकरता। देखिए, अगर वर्तमान समय में युद्ध होता है तो अणु परमाणु युद्ध होगा, मानव जीवन को विनाश की ओर लेके जाएगा, मानव जीवन बिल्कुल विनाश की ओर चला जाएगा, अग्रसित हो जाएगा। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि आधुनिक युग में जो युद्ध होने वाला है या हो सकता है या होने की जो संभावनाएं थी, उसके आधार पर हमने इस तरह की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की कि हमें किसी भी तरह युद्ध में शामिल नहीं होना है।
और उस समय की जो स्थिति थी वो एक शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। दो महाशक्ति हमारे सामने थी, एक महाशक्ति अमेरिका, एक महाशक्ति सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्ति से हम बचना चाह रहे थे, इनका सहयोग लेना चाह रहे थे, लेकिन इनका हम कोप के भागीदार नहीं बनना चाहते। विरोधी गुट के जो कोप है, ये विरोधी गुट थे दो, हम कह सकते हैं साम्यवादी गुट एक तो, और एक पूंजीवादी गुट या पश्चिमी गुट कह सकते हैं, पश्चिमी गुट। इन दोनों के बीच एक कोल्ड वार चल रहा था और इसका जो लीडर था अमेरिका था। यहां पर हम कह सकते हैं रूस एक तरीके से सोवियत संघ साम्यवादी गुट ये इसका लीडिंग कर रहा था। तो इन दोनों को जब लीड ये कर रहे हैं और दोनों महाशक्ति के रूप में, दोनों के पास अणु परमाणु की कोई कमी नहीं थी। भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, हम कह सकते हैं हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और आधुनिक युग में अगर हमें किसी भी युद्ध की तरफ हम किसी भी गुट में शामिल होते तो हमें दूसरे गुट के साथ दूसरे गुट का कोप का शिकार होना पड़ सकता था। तो उस कारण से हमने सबसे अच्छी यही पॉलिसी अपनाई कि हमें इन दोनों गुटों से दूर रहना है, क्योंकि अगर आधुनिक युग में हमें अगर किसी भी तरह युद्ध में शामिल होना पड़ा, अगर हमें युद्ध में शामिल होना पड़ा तो भारत का इतना नुकसान हो जाएगा कि भारत उठ नहीं सकता। हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या स्थिति हुई जापान की, हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरे, आज भी वहां की स्थिति खराब है। भारत इन सब चीजों से देख चुका था, तो इसलिए भारत ये चाहता था कि हमें युद्ध से दूर रहना है, हमें इस तरह की एक सहयोगी प्रवृत्ति अपनानी है जिससे दोनों गुट हमसे प्रसन्न रहे, दोनों गुटों का सहयोग हमें मिलता रहे। यही सबसे अच्छी तकनीक थी, यही सबसे अच्छी नीति थी। तो आधुनिक युद्ध की भयंकरता को देखते हुए हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, एक फॉरेन पॉलिसी डेवलप की। तो एक बड़ा निर्धारक तत्व के रूप में हमारे सामने निकल के आई आधुनिक युद्ध की भयंकरता जैसी नई चीजों को हम करें। इसके अलावा हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, देखिए हर देश की कुछ परंपराएं होती है, कुछ विचारधाराएं होती है, वो विचारधाराओं को लेकर हम चलते हैं हमेशा। तो भारत की विचारधारा रही है, तो हम कह सकते हैं प्राचीन हमारा जो इतिहास है, हमारी संस्कृति है और परंपराएं हैं, इन परंपराओं ने ये एक निर्धारक तत्व के रूप में फॉरेन पॉलिसी में हमारे सामने आई। प्राचीन में हम क्या है, देखिए हम सदा प्राचीन काल से ही शांति का अग्रदूत रहे हैं, हम शांति की स्थापना चाहते हैं। भारत कभी युद्ध की ओर अग्रसर होना ही नहीं चाहता, हमेशा सदा शांति प्रिय रहा है। इसके अलावा हमारा भारत कभी भी साम्राज्यवाद नहीं चाहता। हमने कभी किसी को पराधीन करने की कोशिश नहीं की, किसी भी देश को क्या करने की कोशिश नहीं की, पराधीन करने की हमने कभी कोशिश नहीं की। हम तो अशोक की बात करते हैं, हम महान सम्राट अशोक की बात करें, उन्होंने भी युद्ध की जगह धर्म को ज्यादा महत्व दिया और धर्म नीति की ओर अग्रसर हुए। कौन सी नीति की ओर? धर्म नीति की ओर अग्रसर हुए। और हमने कभी दूसरे देशों के साथ इस तरह पराधीन करना है, साम्राज्यवाद विस्तार करने की सोची ही नहीं। हम तो हमेशा शांति और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। हमारी इतिहास इस बात को कहती है, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा इस बात को कहती है। हम तो विदेशी लोगों का भी सम्मान करते आए, अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति में रही है। हमारी जो परंपरा है वो शांति पूर्वक रहे। हमारे अगर हम बौद्ध की बात करें, अगर हम अशोक की बात करते हैं, हम किसी की बात और हमारा जो इतिहास उठा के देखो, हम शांति प्रिय रहे हैं। हमने कभी युद्ध को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया है, हमेशा दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। तो ये प्राचीन इतिहास और संस्कृति जो परंपराएं हैं, ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके अलावा उस समय अगर हम देखें तो एशियाई अफ्रीकी नव जागरण चल रहा था कि बहुत सारे देश थे जो उपनिवेशवाद के शिकार हो रहे थे। तो लास्ट पॉइंट की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा एशियाई अफ्रीकी नवजागरण।
हम एशियाई अफ्रीकी नवजागरण, तो ये अफ्रीकी देश थे, इनमें नवजागरण हो रहा था, ये स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, ये स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, ये स्वतंत्र होना चाह रहे थे। एक नवीन जागरण उत्पन्न हुआ जब भारत आजाद हुआ, तो भारत को देख के और लोगों के मन में इस तरह की लालसाएं उत्पन्न हुई, सभी स्वाधीनता की ओर चलने लगे और हमने उनका समर्थन किया। हमने क्या किया? उनका समर्थन किया। तो भारत की जो पॉलिसी रही है, विदेश पॉलिसी, हमेशा स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। इन्होंने हृदय से उस संघर्ष को भी समर्थन किया है, जिन्होंने संघर्ष किया है स्वतंत्रता के लिए, संघर्ष किया है, उसको हमने हृदय से क्या किया है? हृदय से स्वीकार किया है। तो हमारी जो एशियाई अफ्रीकी नवजागरण है जो उस समय चल रहा था, इसने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और इन सब भूमिकाओं के पीछे हम कह सकते हैं उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सजगता थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो विदेश नीति थी, वो बहुत कुछ हमारी भारत की विदेश नीति को आज भी प्रभावित करती है। तो उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो सोच थी, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया हमारे विदेश नीति को प्रभावित करने में या निर्धारण करने में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।